हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 12 पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 से। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। बच्चों, यह है पाठ 12। पाठ 12 एक कविता है। यह इसकी विधा कविता है। यह एक हास्य कविता है बच्चों। ठीक है, ये यूनिट 3 मजाक ठोला से है ना। और इसके जो कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। और इसको हम लोग पढ़ेंगे और अपना मनोरंजन करेंगे। और देखिए बच्चों, हर शब्द के साथ उसका शब्दार्थ मैंने बना रखा है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको यह जो लेसन है, कविता है, अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो बिना वक्त ज़ाया करते शुरू करते हैं लेसन 12, गुरु और चेला। जिस प्रकार गुरु और चेला का अर्थ हम सभी जानते होंगे, है ना बच्चों। गुरु मीन्स टीचर, चेला मीन्स स्टूडेंट, है ना। गुरु और चेला, ये है गुरु जी और ये है चेला जी। तो गुरु और चेला जी के साथ एक क्या घटना हुई, इसी कविता में बताया गया है और हम सभी को मनोरंजित किया गया है। देखिए बच्चों, गुरु एक थे और था एक चेला। एक गुरुजी थे। कौन थे गुरुजी? ये गुरुजी थे और एक चेला था। चले घूमने, पास में न था धेला। धेला कहने का अर्थात है बच्चों रुपया, पैसा, है ना। ढेला कहने का मतलब है रुपया और पैसा। घूमने तो निकल गए लेकिन हाथ में एक भी पैसा नहीं था। चले चलते चलते मिली एक नगरी। चलते चलते चले गए दूर, एक नगरी मिली। नगरी का अर्थ होता है बच्चों शहर, है ना। नगर, शहर। चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। वाओ, कितनी अच्छी बात है। वहाँ की सड़कें जो थी वह चमाचम थी, चमकती हुई थी सड़कें, और चमकती हुई थी डगरी। डगरी कहने का अर्थात है बच्चों रास्ता, है ना। और क्या था वहाँ पर? वहाँ की सड़कें थी जो वह बहुत चमकती हुई थी, और रास्ते जो थे वह भी बहुत चमकते हुए थे। मिली एक ग्वालिन, धरे शीश गगरी। एक ग्वालिन मिली। ग्वालिन का अर्थ होता है बच्चों दूध बेचने वाली, है ना। देखिए, एक ग्वालिन मिली, धरे शीश, धरे मीन्स रख कर, शीश, शीश मीन्स सिर, है ना। सिर पर गगरी, गगरी का मतलब होता है मटका। एक ग्वालिन मिली, दूध बेचने वाली ने अपने सिर पर एक मटका रखा हुआ था। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। गुरु ने कहा हे ग्वालिन, तुम तेज ना भागो, थोड़ा धीरे धीरे चलो। गुरु बता कौन नगरी, बता कौन राजा। गुरु ने इससे क्वेश्चन किया, किससे? दूध बेचने वाली से कहा कि तुम तेज ना भागो, बस मुझे इतना बता दो कि यहाँ का राजा कौन है ना। कौन नगरी मतलब कि कौन सी नगरी है यह, और कौन सा राजा है कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा है। उन्होंने पूछा कि यहाँ किसकी कीर्ति चलती है, यहाँ का राजा कौन है, किसका डंका यहाँ पर बजता है, किसका बोलबाला है, मुझे बताओ ग्वालिन। तो ग्वालिन ने क्या जवाब दिया बच्चों? कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित। कहने का मतलब कि वह गुरुजी थे, देखने में गुरुजी जैसे लग रहे थे, तो उसने भाप लिया कि ये जरूर कोई पंडित है। तो बहुत ही आदर से कहा ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। बहुत अच्छा हुआ कि आज तुम यहाँ पधारे हो। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा। कहने का अर्थात है कि वह कह रही है कि यह एक अंधेर नगरी है, मीन्स यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। यह इस बात का यह मतलब नहीं होता है बच्चों कि वहाँ पे लाइट्स नहीं थे।
इस बात का यह मतलब होता है कि वहाँ पे अंधेर नगरी थी, मीन्स कि वहाँ पर कुछ भी सुचारू रूप से चलता न था, कोई भी कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था नहीं थी, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि अंधेर नगरी है। अनबूझ राजा मतलब कि ना समझ राजा, है ना। तो ऐसा उसने क्यों कहा, देखिए, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, मतलब कि 1 पैसा में 1 किलो सब्जी क्या मिलती है, 1 पैसा में 1 किलो सब्जी मिलती है और 1 पैसे में आटे की कुरकुरी मिठाई बनती है, खाजा बोलते हैं बच्चों, है ना। तो 1 पैसा में 1 किलो सब्जी मिल गई और क्या मिल गया, 1 कुरकुरी मिठाई। तो यहाँ पर इस अंधेर नगरी में सब्जी और मिठाई के बीच में कोई भेद नहीं है, दोनों को इंसान एक ही मोल से खरीद सकता है ना। इसलिए यह अंधेर नगरी है। ग्वालिन ने महाराज को, पंडित को यही बताया। तो बच्चों देखिए, ये है खाजा, है ना बच्चों। यहाँ कह रही है ना, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, तो ये है खाजा की फ़ोटो, है ना बच्चों। इसी प्रकार का खाजा होता है। और वेजिटेबल्स तो आप जानते ही हैं कि वेजिटेबल्स क्या होते हैं, है ना। तो आगे क्या कहते हैं, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। गुरु ने क्या कहा, मुझे अपनी जान नहीं देनी है, क्योंकि गुरु तो गुरु हैं। गुरु यह समझ गए थे बात कि इस जगह पर मुसीबत ही मुसीबत है, जहाँ का राजा जो है वह नासमझ है, जिसकी अंधेर नगरी है और वहाँ का राजा जो है बिल्कुल चौपट है। मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि ना जाने किस समय अंधेर हो जाए, किस समय उनके ऊपर भी कुछ इस अंधेरे का असर पड़ जाए, है ना। यहाँ ठीक रहना समझता न मन में, मेरे मन में यहाँ पर रहना मेरे मन में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यह अच्छा फील नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर रहूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस चौपट राजा के कारण मुझे भी अपने लाइफ में कुछ न कुछ मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, जैसे कि ग्वालिन कह रही थी, है ना। तो फिर क्या कहते हैं, गुरु ने कहा किंतु चेला न माना। गुरु ने कहा ऐसी बात कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, परंतु चेला जो था वह नहीं माना, बोला मैं यहीं रहूँगा। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरु को विवश होकर मतलब मजबूर होकर उनको लौट जाना पड़ा, है ना, वह लौट गए। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। गुरु जी चले गए, रह गया चेला, चेला यहीं पर रह गया। यही सोचता हूँगा मोटा अकेला, और ये सोचने लगा कि मैं अकेले ही मोटा हो जाऊँगा, है ना। मैं यहीं पर, जब सब्जी भी एक ही की एक पैसे में 1 किलो मिल रही है और खाजे भी 1 पैसे में 1 किलो मिल रहे हैं, तो मैं तो यहाँ पे रह के मोटा हो जाऊँगा। गुरु जी जाएं तो जाएं, मैं तो यहीं अकेला मोटा होऊंगा। फिर चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला, है ना। तो देखिए ये जो चेला है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हाट देख रहा है, मीन्स बाजार देख रहा है। यहाँ पे बाजार है ना बच्चों, बाजार लगा हुआ है, तो ये जो चेला है वह बाजार देखने गया। हाट का अर्थ होता है बाजार, है ना। तो वह क्या किया, गया देखने, लेकिन वहाँ गया तो देखा यहाँ पर तो एक अजब सी ही रेल पेला है, मीन्स भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। अब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि, तो वहाँ पर बच्चों क्या मिलता था, 1 पैसे में हल्दी मिलती थी,
हल्दी कैसी होती है बच्चों? हल्दी होती है इस तरीके की, जो हम लोग वो एक मसाले होते हैं। मसाला जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, पीली पीली होती है हल्दी, है ना। और ये है बच्चों जीरा। वहाँ पर 1 पैसे में 1 किलो हल्दी और 1 पैसे में 1 किलो जीरा बिकता था। टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। तो क्या होता है कि 1 पैसे में ककड़ी भी मिलती थी और 1 पैसे में खीरा भी मिलता है, खीरा भी मिलता है ना। तो देखिए बच्चों, ये है ककड़ी और यह है खीरा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। और वहाँ पर देखिए बच्चों, जिस प्रकार से सब्जी का 1 पैसा, हल्दी का 1 पैसा, जीरा का 1 पैसा, खाजा का 1 पैसा, उसी प्रकार से रबड़ी मलाई के भी 1 पैसे ही लगते थे, है ना। तो चेला देखने गया बाजार, तो उसको ये सारे एक ही दाम के सब कुछ मिलते थे वहाँ पे। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई। तो उसने बहुत दिनों तक, बहुत रोज़ का मतलब कि बहुत दिनों तक उसने मलाई उड़ाई, मतलब खाई, है ना, खाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, आगे का हाल ताज़ा ताज़ा अब सुनो कि क्या होता है। थी अंधेर नगरी, था अनबूझ राजा। अंधेर नगरी थी और ना समझ राजा था, है ना। फिर बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, है ना। गरजते थे बादल, चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली, है। तो कहता है कि बरसता था पानी। एक दिन का हाल सुनिए क्या हुआ। बरसता था पानी, पानी बरस रहा था। चमकती थी बिजली, बिजली बहुत तेजों से, जोरों से चमक रही थी। क्या हुई थी? वर्षा के दिन आ गए थे। थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। दमकना मीन्स बहुत ही खूबसूरत लगना, है ना। तो वो बिजली जो है वह तेज रोशनी के साथ बहुत ही खूबसूरत तो लग रही थी। और लेकिन क्या हो रहा था, बादल जो है वह गरज रहे थे, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ कर रहे थे, गर्जना कर रहे थे। झमकती थी बिजली, झमकती थी का अर्थात कड़कड़ाहट की आवाज़ के साथ खूब चलती थी बिजली। कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ होती है ना बच्चों, जब बादल गरजता है और बिजली चमकती है तो कड़कड़ 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 आवाज़ होती है। तो थी बरसात गहरी, कहने का अर्थात कि जो बरसात हो रही थी वह बहुत ज़्यादा हो रही थी। और धमकती थी बिजली, मतलब बिजली गिरती थी। जैसे हम कहते हैं ना, देखो आ धमके, तो धमकना। तो धमकती थी बिजली, गिरती थी बिजली, है ना, बिजली गिर रही थी। पहले लाइन में कवि ने कहा है कि चमकती थी बिजली, दूसरे में कहा है दमकती थी बिजली, और फिर झमकती थी बिजली, और चौथे लाइन में कहा है धमकती थी बिजली। तो इनकी लेखन विद्या को देखिए बच्चों, ये कितना अच्छा लिखते हैं, है ना। सोहनलाल द्विवेदी जी ने कितनी खूबसूरती से बिजली के बारे में 4 लाइनों में बता दिया है, और उसकी खूबसूरती को भी बताया है, और उसके विकराल रूप को भी बताया है। विकराल रूप कहने का मतलब कि उसके कारण जो हमें नुकसान होता है उसके बारे में भी बता दिया है अपने शब्दों में, है ना। तो आगे है, गिरी राज्य की एक दीवार भारी। एक बहुत बड़ी दीवार थी राज्य की, मतलब अंधेर नगरी की एक बहुत बड़ी दीवार थी, वह गिर गई है। जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, तुरंत ले सवारी। राजा जी जो हैं वहाँ तुरंत पहुँच गए, है ना, फौरन पहुँच गए। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, तुरंत झपट संतरी को डपट कर बुलाया, डांट कर तुरंत बुलाया दरवान को, वहाँ के दरवान को। संतरी मीन्स दरवान, जो गेट कीपर होते हैं उनको संतरी कहते हैं। तो उनको बुलाया। गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया?
यह दीवार क्यों गिरी? राजा ने क्वेश्चन किया कि क्यों गिरी है यह दीवार, किसने गिराया? तो कहा कि मुझे तो नहीं पता, है ना। आगे देखिए, कहा संतरी ने, महाराज साहब न इसमें खता मेरी न मेरा करतब, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। संतरी ने कहा, महाराज साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। खता का मतलब है गलती, मेरी कोई गलती नहीं है। न मेरा कर्तव्य, इसमें मेरा कोई काम नहीं है, मैंने इसके गिरने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। यह दीवार कमज़ोर पहले से बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। यह दीवार पहले ही कमज़ोर बनी थी, इसलिए यह गिर गई, क्योंकि यह मोटी घनी नहीं थी। कहने का अर्थात है कि यह मजबूत नहीं थी, मजबूत नहीं बनी थी, इसलिए यह दीवार गिर गई। खता कारीगर की, महाराज साहब। कारीगर कौन होता है? जो किसी चीज़ को बनाता है, उसका स्पेशल होता है बनाने वाला, तो उसको कहते हैं कारीगर। जैसे लकड़ी का कारीगर होता है, घर बनाने का कारीगर होता है ना, कपड़ा बनाने का कारीगर होता है, शिल्पकार होते हैं, सब उसके कारीगर होते हैं। तो मिस्त्री जो था उसने बनाया था, तो उसने कहा कि खता कारीगर की महाराज साहब, मिस्त्री की खता है, गलती है। न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, न इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। तुरंत कारीगर को वहाँ पर बुलाया गया और तुरंत राजा जी के सामने बैठाया गया है। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो। हाँ, कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, इसको जल्दी से सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। कजा का अर्थ है बच्चों मृत्यु, है ना, मृत्यु, इसका अर्थ है मृत्यु। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, इसको सजा दो, इसको मृत्यु दंड दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। अब कारीगर अपनी सफाई दे रहा है और कह रहा है कि मेरी कोई इसमें गलती नहीं है महाराज जी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ कि कैसे ये गिरा है दीवार, है। यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, यह जो भिश्ती है, भिश्ती मतलब पानी भरने वाला, पानी भरने वाले की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, यह उसकी शरारत है, मतलब उसने जानबूझकर ऐसा किया है। किया गारा गीला उसी की यह गफलत, उसने उसकी ही हिम्मत हुई है ना, उसकी हिम्मत हुई है कि उसने गारा गीला किया। गारा मतलब मिट्टी, बच्चों ईंटों के बीच में पहले मिट्टी जोड़ जोड़ कर घर बनाए जाते थे, उसको गारा कहते हैं। जैसे कि अब सीमेंट को पहले घोलते हैं और उसके बाद उसमें ईंटें की जोड़ जोड़ में बनाते हैं, उसको भी गारा कहते हैं और उसे भी गारा कहते हैं। तो उस समय जो है मिट्टी के घर ज़्यादा बनते थे, तो उसने गारा को गीला कर दिया, है ना, गारा को गीला कर दिया। कहा राजा ने, जल्द भिश्ती बुलाओ। अब राजा जी क्या कह रहे हैं कि अब भिश्ती को बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। अब जो एक दीवार गिर गई तो राजा जो है वह अनबूझ राजा सबको फांसी पर चढ़ाने के लिए कहने लगा। तो अंधेर नगरी में यही अभी हो रहा है। चला आया भिश्ती, हुई कुछ न देरी। अब जो है भिश्ती आ पहुंचा है महाराज के सामने। कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी। उसने कहा कि इसमें मेरी कोई खता नहीं है राजा साहब, यह गलती है जिसने मशक को बनाया है। मशक किसको कहते हैं बच्चों? ये चमड़े का थैला होता है। देखिए बच्चों, यह है मशक, है ना, जो भिश्ती होते हैं, इस मशक को लेकर अपने कंधे पे रखते हैं और पानी भर के इससे अपने पानी को जहाँ पे भी ज़रूरत होती है बच्चों वहाँ पे उड़ेल देते हैं, है। इसमें पानी भरा हुआ होता है। इसमें मशक को बनाया है जिसने, कि ज़्यादा है जिसमें था पानी समाया।
जब चमड़े का थैला जिसने बनाया है वह बहुत बड़ा बनाया था, इसलिए उसमें ज़्यादा पानी समा गया और गारा गीला हो गया। उसने ये बहाना बनाया। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी। अब क्या हुआ कि अब मशक वाले के ऊपर दोष को मढ़ दिया गया, उसके ऊपर दोष को डाल दिया गया कि अब मशक वाला आ गया और उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई खता नहीं है, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, मंत्री की बेपरवाही है, मंत्री की असावधानी है। गफलत का मतलब होता है असावधानी। उन्हीं की शरारत, उन्हीं की गलती है, उन्हीं की है हिकमत, मतलब उन्हीं की है बढ़िया तरकीब, उन्हीं ने यह तरकीब निकाली है, मेरी कोई गलती नहीं है, मंत्री की गलती है। अब आगे क्या होता है बच्चों? बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, मतलब कि मशक बनाने के लिए बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया। मशक बनाने के लिए बच्चों चमड़े का यूज़ होता है। जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनके चमड़े यूज़ किए जाते हैं मशक बनाने में, ताकि पानी भरा रहे और कहीं से लीक ना करे, क्योंकि बड़े बड़े जानवरों के जो चमड़े होते हैं वह बहुत मोटे होते हैं। चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। अब वह अपनी सफाई दे रहा है कि मैंने चमड़ा चुराया नहीं, मैंने बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया है और मशक को बनाया है। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी। मशक बहुत बड़ी है और उसमें पानी खूब भरता है। ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। यहाँ मेरी गलती कुछ भी नहीं है, यह गलती पराये की है, मेरी कोई गलती नहीं है ना बच्चों? ये दूसरे की गलती है। किसकी गलती आ गई? अब आ गई है मंत्री की गलती। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। अब फांसी का जो सजा है बच्चों वह दूसरे पर शिफ्ट हो गया, अब मंत्री पर शिफ्ट हो गया है। तो मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो जल्लाद का क्या अर्थ होता है बच्चों? जल्लाद, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो फांसी कभी लगती है तो एक मोटे मोटे से होते हैं वहाँ पे दोनों साइड, और बीच में फांसी का फंदा होता है, और वह क्या करते हैं जल्लाद, उनको उनके मुंह में काला कपड़ा पहनाते हैं और फिर रस्सी को चढ़ा देते हैं, उनके गले में लगा देते हैं और फिर खींच देते हैं, है ना, एक हैंडल टाइप का होता, तो उन्हीं को जल्लाद कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि अब मंत्री को फांसी चढ़ाओ, जल्लाद को तुरंत बुलाओ, है ना, तुरंत, फौरन का मतलब होता है तुरंत बुलाओ, एकदम उसी समय उसको फांसी चढ़ाओ, तुरंत। फिर आगे क्या होता है बच्चों? मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, है ना, मंत्री जो है वह बहुत ही दुबला दिखता था। तो क्या कहा? न गर्दन में फांसी का फंदा न आता। फांसी का फंदा जो है वो गर्दन में मंत्री के नहीं आ रहा था। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। वाह, क्या राजा है! अब गलती किसी को हो या ना हो, अब वह राजा जो है अब मोटे गर्दन वाले को ढूंढने लगा कि अब मंत्री का तो रस्सी में मंत्री का गर्दन नहीं आ रहा है, बहुत ही दुबला है, तो अब मोटी गर्दन वाले को ढूंढो और उसी समय उसको फांसी की सजा सुनाओ। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तो कहा कि संतरी ने चलिए चेला जी, जो कि उस समय वह हलवा खा रहे थे। हलवा बनता है ना बच्चों, सूजी के, आटे के, बेसन के, बहुत प्रकार के हलवे बनते हैं। तो वह हलवा तुरंत बहुत फटाफट हलवा खा रहा था। तो तुरंत संतरी ने कहा चलिए आपको राजा ने बुलाया है, निमंत्रण दिया है आपको। न्योता का अर्थ होता है बच्चों निमंत्रण। तो संतरी उनने उनको पकड़ा और लेकर राजा के पास गए। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, है,
तो उन्होंने कहा कि अब बहुत ही खुश हो गया चेला कि चलो आज तो मुझे निमंत्रण मिला है राजा की तरफ से, मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, चलो। तो उसने मन ही मन खुश हुआ और चला, कहा कि चलो आज चलता हूँ, आज छकूंगा अकेला, न्योता जो है छकूंगा अकेला, मतलब आज का न्योता मैं अकेला ही खाऊंगा, आज का लुत्फ मैं ही उठाऊंगा। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। अब जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा यहाँ तो बहुत भारी झमेला फंसा हुआ है, सज़ा दी जा रही है, और वो भी सज़ा किसको? चेले को, क्योंकि उसने तो कोई गलती ही नहीं की, बस उसकी यही गलती है कि उसकी गर्दन मोटी है। तो उसने वहाँ पर मेला लगा हुआ है, उसने देखा और उसे कुछ समझ में नहीं आया। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ, कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। तो राजा ने कहा कि अब तो इसकी तो गर्दन मोटी है, चलो इसको क्या करो, इसको फांसी पर चढ़ा दो। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, चेले ने कहा कि मेरी कुछ गलती तो बताओ। कहा राजा ने चुप चुप करो, एकदम शट अप, बकबक मत मचाओ, बकबक नहीं करो, शांत रहो। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, बुद्धू नहीं था वह बेवकूफ़ नहीं था, मूर्ख नहीं था, वह बहुत ही चालाक चेला था। मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, उसने बहुत वहाँ पर झमेला मचाया। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, उसने कहा गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ, पहले गुरुजी को दिखा दो मुझे, फिर फांसी लगा लेना। उसके बाद कहा गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर। अब गुरुजी भी पहुँच आए, गुरुजी आ गए कि रोता था चेला खड़ा था, जहाँ पर चेला खड़ा था वहीं पर रोता था। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। चेले को बुलाया और उसके कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया, मीन्स मंत्र को कहा। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, जो गुरु और चेला जो है वह क्या है, झगड़ने लगे। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला, गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब जब मंत्र उसने कह दिया तो दोनों झगड़ने लगे और सब लोग वहाँ पर परेशान हो गए। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला, बहुत ही वहाँ पर भीड़ मच गई। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, तो उन दोनों अपने में झगड़ने लगे, आपस में धक्का मुक्की करने लगे। अब एक नाटक करने लगे, कहा कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, चेले ने कहा मैं ही फांसी पर मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों। अब सब लोग वहाँ पर जो भीड़ थी उन दोनों को हटा रहे थे कि वो कह रहा था नहीं मैं फांसी पे जाऊंगा, गुरुजी कह रहे थे, और चेला कह रहा था मैं फांसी पर जाऊंगा। तो दोनों हट नहीं रहे थे वहाँ से, लोग आपस में लड़ रहे थे कि मैं मरूंगा मैं मरूंगा। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ की जो भीड़ है उनको वहाँ पर छुटाए न छूटते, छुड़ा रहे थे वह दोनों बिल्कुल, लेकिन लड़ रहे थे ऐसे कि दोनों आपस में लड़ रहे थे और छुटाए न छूटते, हट नहीं रहे थे एक दूसरे से। बढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है। राजा तुरंत आए और कहा कि क्या बात है बताइए। गुरु ने बताया करामात क्या है। तो फौरन का अर्थ होता है बच्चों तुरंत, है ना, तुरंत। गुरु ने बताया करामात क्या है, गुरु ने तब सब कुछ कह बताया कि क्या क्या बात है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, कह रहे हैं कि अभी मुहूर्त ऐसी है, एक ऐसा विशेष समय है यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर अभी फांसी चढ़ेगा ना, ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, ऐसी बढ़िया मुहूर्त कभी नहीं बनी है। जो अभी फांसी चढ़ जाएगा वही चक्रवर्ती राजा बनेगा।
चक्रवर्ती राजा का अर्थ होता है बच्चों पूरे देश का राजा, किसी राज्य का राजा नहीं, पूरे देश का राजा, सम्राट बनेगा। यह संसार का छत्र उस पर तनेगा, कहने का अर्थात है कि यह जो संसार का छत्र, जो राजा के ऊपर जो छतरी लगी हुई होती है बच्चों, वो सभी राजाओं के ऊपर नहीं होती है, जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं उनके ऊपर ही होती है। तो यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो फिर आगे क्या कहते हैं, कहा राजा ने बात सचगर यही है। अगर राजा ने कहा कि अगर बात सच है तो गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। तो गुरु जो होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। कथन का अर्थ होता है बच्चों कही हुई बात, है ना, कही हुई बात। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। अब राजा कह रहा है कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। इस समय तो अब मैं किसी को फांसी पर लटकने नहीं दूंगा, अब तो मैं ही फांसी पर लटकूंगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा। जब राजा फांसी पर चढ़ गया तो बहुत ही बाजा बजा, मतलब कि बहुत ही खुशियाँ मनाई गई। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, है ना। मूर्ख राजा जब मरा तो वहाँ की जो जनता थी वह बहुत खुश हो गई। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा। बधाई का अर्थ है बच्चों मुबारकबाद, मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस करने लगे एक दूसरे को जब राजा मर गए। थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो कहने का अर्थात है कि ये अंधेर नगरी थी और वहाँ का ना समझ राजा था। इसके जो हैं कवि कौन है बच्चों, इनके कवि जो है वह सोहनलाल द्विवेदी जी हैं और इन्होंने हमारी मनोरंजन के लिए एक यही हास्य कविता लिखी है बच्चों। तो आपको यह कविता कैसी लगी और मैंने आपको ये कैसा पढ़ाया, आपको कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना है। और इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे बिना जड़ का पेड़। बच्चों यह भी एक हास्य कहानी है और इसका शीर्षक है बिना जड़ का पेड़। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। एक व्यापारी मतलब एक बिजनेसमैन पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज मैं व्यापारी हूं और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूं। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूं, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। तो बच्चों पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए बच्चों शब्दार्थ, संदूक का अर्थ होता है बच्चों बक्सा, अद्भुत का अर्थ है निराला, ज्ञानी ध्यानी का अर्थ है हर तरह का ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, और चाकरी का अर्थ है नौकरी। राजा के दरबार में एक बार एक जो बिजनेसमैन है वह एक बॉक्स लेकर पहुंचा और उसने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। और किसका बिजनेसमैन हूं? मैं पेड़ों का बिजनेसमैन हूं, क्योंकि मैं जो है बिना जड़ के पेड़ उगाता हूं। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपहार लाया हूं, आश्चर्यजनक उपहार लाया हूं, गिफ्ट्स लाया हूं। देखिए आपके दरबार में तो बहुत ही लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप पहले मैं उनसे ये पहले कहना चाहता हूँ कि वे बताएं कि इस बॉक्स में क्या रखा हुआ है। अगर वे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे। सभासद में जो सभा के मेंबर होते हैं उनको सभासद कहते हैं। तो पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे। पुरोहित मतलब पंडित, ज्योतिषी मीन्स होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, जो कहते हैं ना कि हमारे ग्रह ये हैं, हमारे ग्रह खराब हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजर्स के काम होते हैं कि और देखने लगे। लेकिन उन लोगों ने सिर
झुका लिए। उन लोगों ने क्या किया, अपना सिर झुका लिया। इसका मतलब कि उन्हें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। अब गोनू झा कौन है? गोनू झा जो है वह गोनू झा भरवाड़ा ब्लॉक सिंहवाड़ा दरभंगा बिहार के एक मैथिली ब्राह्मण थे। ठीक है बच्चों, गोनू झा भरवाड़ा ब्लॉक सिंहवाड़ा दरभंगा बिहार के एक मैथिली ब्राह्मण थे। उनकी कहानी मिथिला क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि उत्तर भारत में अकबर और बीरबल या तेनालीराम। तो इनकी कहानी जो वह बहुत ही फेमस है, कहाँ? मिथिला में। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में अकबर और बीरबल और तेनालीराम की कहानियाँ फेमस है, उसी प्रकार गोनू झा की भी कहानियाँ फेमस है। वह भी हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही फेमस थे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर गोनू झा के बारे में जाना है ना। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जगहंसाई होती। उनको जो है उसका चैलेंज लेना ज़रूरी लगा, इसलिए उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, वरना जो दरबार की है वह जगहंसाई होती। गोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला न जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और कहा कि इसके लिए मुझे रात भर का टाइम चाहिए, और ये जो बिजनेसमैन है उनसे कह दीजिए कि वे अपने बक्से बदलेंगे नहीं, उनके बक्से की निगरानी के लिए पहरेदार भी लगवा सकते हैं। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। दोनों लोग जो है वह संदूक की बॉक्स की रखवाली कर रहे थे, और जैसा कि रात काटना है तो उन्हें कुछ तो इंटरटेनमेंट के लिए करना ही था, तो वह किस्से और कहानियाँ कहने लगे आपस में। बातचीत के क्रम में व्यापारी ने कहा, जब बातचीत चल रही थी उसी टाइम कहा कि मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। तो गोनू झा ने कहा, भाई कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। पेड़ों के भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? तो उसने कहा कि अहंकार से, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं। व्यापारी ने कहा कि मेरे पेड़ जो है वह रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। आतिशबाजी मीन्स पटाखे छोड़े। बच्चों, भांति भांति का अर्थ है बच्चों की अलग अलग तरीके के जो है वह फूल खिलते हैं, और अहंकार का अर्थ है घमंड से, है ना बच्चों। सभासद झुंझला गए। झुंझला जाने का अर्थ होता है बच्चों गुस्सा जाना। झुंझलाने का अर्थ है बच्चों गुस्सा जाना, और सर्वप्रथम का अर्थ है सबसे पहले, और विस्मय पूर्वक का अर्थ होता है आश्चर्य से भरा चेहरा। आश्चर्य से भरा चेहरा। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई। लाल पीली होना मतलब कि वह भी गुस्सा हो गए और कहा, गोनू झा यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी, मतलब कि ये आतिशबाजियाँ क्यों कर रहे हो, अभी तो ना ही बारात है और ना ही दीपावली। तो सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। सभा में बैठे हो, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि यहाँ पे आतिशबाजी करना अलाउड नहीं है? गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए बोला, मतलब कि जब वह गुस्सा हो गए तो उनको शांत करते हुए कहा, महाराज सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा, मतलब इस उद्दंडता के लिए, इस गलती के लिए मुझे क्षमा कीजिए। चाहता हूँ
लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। अच्छा, तो आतिशबाजी में जो ऊपर जो स्काई शॉट्स होते हैं बच्चों, आतिशबाजियाँ होती हैं, तो ऊपर जाके क्या होता है, जो स्पार्कल्स होते हैं, फूल खिलते हैं अलग अलग तरीके के, ऊपर भी जाके पटाखे फूटते हैं और लाइट्स प्रोड्यूस होते हैं बच्चों। तो वो लगता है कि बिल्कुल फूल जैसा देखने में होता है। तो गोनू झा कहते हैं कि इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। यही है वह पेड़ जिसमें कि अलग अलग तरीके के फूल खिलते हैं और इसमें कोई जड़ नहीं होता। तो व्यापारी भाई जो हैं वह इसी पेड़ की बात कर रहे हैं। व्यापारी अवाक रह गया। उसने समझते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। कहने का अर्थात गूढ़ मतलब बहुत ही गहरे प्रश्न का उत्तर इन्होंने दे दिया। फिर उसने विस्मयपूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? गोनू विस्मयपूर्वक मतलब कि अपना चेहरा बहुत ही आश्चर्य भरा बनाया और पूछा कि इसमें आतिशबाजी ही है, आपने इसको कैसे जाना? गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने यह बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उन्हें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात ही में आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़ कुछ अन्य सामान नहीं होगा। तो उन्होंने जब पूछा था कि आप, जब व्यापारी ने कहा कि इसमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि इनके पेड़ जो है वो रात में अच्छे लगते हैं, तब उनको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहा। संशय का अर्थ है डाउट। तो थोड़ा सा भी इन्हें डाउट नहीं रहा, वह समझ गए कि इसमें आतिशबाजी ही है, इसमें पटाखे ही भरे हुए हैं। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बिल्कुल यहाँ पे रहने के लिए आपको छूट है, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। जैसा कि व्यापारी ने राजा से प्रॉमिस किया था कि अगर आप मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर दे देगा तो मैं आपकी नौकरी करूँगा, आपके यहाँ नौकरी करूँगा। तो उसी प्रकार राजा ने उनको बोला कि आप यहाँ रहने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, मतलब एकदम दबाव नहीं है कि आप यहाँ पे एकदम आपको रहना ही, आप रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप अपना कमाल दिखाकर लोगों को इंटरटेन करिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं। अगर आप उस समय अपना आतिशबाजी से लोगों को खुश कर पाएंगे तो आपको प्राइजेस भी मिलेंगे। लेकिन अभी तो प्राइज़ किसको मिलना चाहिए? गोनू झा को ही मिलना चाहिए। और इसके लेखक जो हैं वो बच्चों वह हैं वीरेंद्र झा। वीरेंद्र झा जी इसके लेखक हैं। ओके बच्चों, तो यह हमारा, तो बच्चों आप इस लेसन को पढ़ें और इंटरटेन अपने आप को करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, हिंदी पाठशाला। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ में, इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बच्चों।